Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की पोएम नंबर 5 साउंड के क्वेश्चन एंड आंसर्स की. स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक्स हैं पैनोरमा 1 उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो एंड इवन कॉम्पोजिशन को इस वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे अपन सेशन के ताकि सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. डू कीप अ स्मॉल नोटबुक विद यू सो दैट यू कैन जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर्स. चलिए शुरुआत करते हैं. आ जाओ फटाफट से. क्वेश्चन आंसर जरूरी होते हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं. पलक मैम हर बार बताती हैं तो आई थिंक फिर से बताने की जरूरत नहीं है. चलो नाउ आपकी सुविधा के लिए फॉर योर कन्वीनियंस अपन ने पेज नंबर भी यहाँ डाल रखा है. सो कम टू पेज नंबर 107 जो कि आपकी पोएम ही है भाई उसपे. ठीक है, पैनोरमा 1 बुक पे आना, कोई दूसरी बुक मत खोल देना. बोलो मैम 107 खोल तो लिया लेकिन ये नहीं मिला. पैनोरमा 1 में 107 पेज वहाँ आप देखोगे. जब आपकी पोएम होगी ना तो उसमें एक बॉक्स में कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें हेडिंग होगी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब ब्रीफली वर्ड का मतलब होता है कि तुमको पूरी डिटेलिंग नहीं देनी है. जैसा क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर. सो मैं प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बता देती हूँ. बच्चे पूछते रहता है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ये बता दो. लेकिन जब आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा पलक मैम ने हर वीडियो में जो है बहुत ही काम की बातें बताई हैं. अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ जितने भी ब्रीफली वाले क्वेश्चन है ना ये मोस्टली आपको 1 या फिर 1 और 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. अरे वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं ना, या तो फिर 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो अब नाउ इट इज योर कॉमन सेंस. आपको अपना दिमाग यूज करना है कि अगर 3 मार्क में हो तो 1-2 लाइन ज्यादा लिख देना. 1 मार्क का हो तो 10 लाइनें मत लिख के आना क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जाम में तुम जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं होता है. सही आंसर लिखोगे, ऑन पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं. क्वेश्चन 1, What happens to a tree in the woods? अब हमें पता है. साउंड को क्विकली से रिकॉल कर लेते हैं. जो हमारी पोएट हैं रजनी जी ने जो है बहुत अच्छे से साउंड पोम के द्वारा ट्रीज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो उनकी परेशानियां होती हैं कटने के बाद, उस पर पूरी बात की थी. ठीक है, तो अब ये है व्हाट हैपन टू अ ट्री इन द वुड्स. एक पेड़ को वुड्स में क्या होता है? सो अ ट्री इज हैग्ड इन द वुड्स. अब यहाँ मैंने पर्पसली हैग्ड वर्ड यूज किया, कट नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि जब मैंने हैग्ड वर्ड यूज किया ना तो जो मेरी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर उसे पता चलेगा कि इस बच्चे ने जो है पोएम अच्छे से पढ़ी है क्योंकि पोएम में एग्जैक्ट वर्ड था हैग्ड. दिस इज द निंजा टेक्निक टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश. देखो भाई तुम लोग पढ़ तो लेते हो बट ये है ना कि बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो लैंग्वेज को. क्लास 9th में हो, ओवर बेसिक इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे कट की जगह हमने क्या लिखा? हैग्ड. अब ये कौन सा वाला हैक्ड है भाई? वो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, वो वाला हैकिंग नहीं है. दिस हैक इज बेसिकली बेरहमी से काट देने वाला हैक है ना, काट देना. ओके, दैट इज हैक्ड. तो तुमको अगर कभी ट्रीज कट डाउन वाला वर्ड लिखना हो ना तो आज के लिए नहीं, जीवन भर के लिए याद रख लो हैक्ड वर्ड. तो इट्स नॉट लाइक तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो ये एक लेसन के लिए सीख रहे हो. इट्स फॉर फ्यूचर. तुम कोई भी सब्जेक्ट में कुछ वर्ड अगर कट डाउन यूज करना चाहते हो सो यू कैन यूज हैक्ड. ठीक है, सो ट्री इज हैक्ड इन दी वुड्स. क्लियर है भाई? आगे बढ़े. चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत टाइम मत लेना. ठीक है, नोट करने में. चलो क्वेश्चन 2, डू द हाफ्स एक्सप्रेस देयर ग्रीफ. हाफ्स यानी क्या होते हैं? आधे टुकड़े. तो भाई जो एक पेड़ कट गया उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे. तो क्या वो टुकड़े अपना ग्रीफ यानी अपना गम बांटते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं? सो यस, द हाफ्स एक्सप्रेस देयर ग्रीफ टू ईच अदर. अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रही हूँ कैसे लिखते हैं आंसर. क्योंकि भाई मैं इसलिए भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने आई यूज्ड टू राइट इन स्कूल, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. क्यों आते थे? क्योंकि मैं स्मार्टली पढ़ती थी. ऐसा नहीं है कि पलक मैम 24 घंटे पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं है. आई वॉज नेवर अ नर्ड. मैं जो है बहुत ज़्यादा को करिकुलर में रहती थी. लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर फोकस करो. फोकस अपना चीज़ों पर रखो. जब मस्ती कर रहे हो तो सिर्फ मस्ती करो, पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो. तो अब जब मैंने तुमको कहा कि तुमको आंसर लिखना है, अब बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन में तुम इतना लिखोगे चलेगा. लेकिन अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए तो उसमें तुमको लाइन एक बढ़ा के लिखनी पड़ेगी कि भाई यस द हाफ्स एक्सप्रेस देयर ग्रीफ टू ईच अदर. कैसे एक्सप्रेस किया वो भी बता देना भाई. कैसे एक्सप्रेस किया? एक दूसरे से जो वो है विस्पर करते हुए, मरमरिंग करते हुए, है ना, विंड के द्वारा, साउंड से, है ना, विंड साउंड के द्वारा. और जितना भी रेफरेंस अपनी पोम में था उसको अपन यूज करेंगे. क्लियर है? क्योंकि अभी ये ब्रीफली आंसर है तो इसलिए मैंने जो है उसी हिसाब से आंसर दिया है, लेकिन आगे की बात भी आपको बिल्कुल बता दी है. चलिए क्वेश्चन 3, डू दे मेक अ साउंड बिकॉज दे आर इन पेन.
क्या वो शोर मचाते हैं या आवाज करते हैं क्योंकि वो दर्द में है? बिल्कुल सही बात है यार, किसी को काट दोगे तुम्हारी उंगली में ना चाकू से एक हल्का सा भी चीरा आ जाए तो कितना रोने लगते है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ये हो रहा है। तो भाई वो भी पेड़ हैं, उनमें भी सेंसेस हैं, है ना। किसी भी जीव को अगर तुम हल्का सा भी काटोगे मतलब उनकी तो पूरी बॉडी कट कर देता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दर्द होता है ना। अच्छा, इसका मतलब उल्टा समझते हैं कुछ बच्चे कि अब थोड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो और बता देती हूँ। उल्टा मत समझा करो कि मैम पेड़ काटने ही बंद कर दें, फिर बात वो नहीं है। देखो हमें पता है जीवन इन चीज़ों से चलना है, हमें ग्रोथ करनी है तो पेड़ों की कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन गलत है कि तुम जबरन ही पेड़ काट रहे हो, वो भी गलत है। इफ यू आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन एट वन प्लेस देन डू एफॉरेस्टेशन एल्सवेयर, जितने तुमने काटे उनकी भरपाई कर दो, लाइक दैट बैलेंस चलना चाहिए। इसका मतलब ये मत समझा करो, ये बातें आती है ना जैसे ही बच्चे कहते हैं तो करना ही छोड़ देते हैं, ऐसा तो मैम हो नहीं पाएगा। तो उसका प्रैक्टिकल वेज निकालो, सोल्यूशन निकालो, ठीक है। चलो अब आंसर दे देती हूँ, ठीक है। यस दे मेक अ साउंड बिकॉज दे आर इन पेन, सिंपली बताना है कि वो साउंड निकालते हैं क्योंकि वो दर्द में है। नंबर 4, वेयर डू द लॉग्स गो? लॉग्स बेसिकली क्या होते हैं? पेड़ के जो टुकड़े होते हैं ना, लकड़ी के टुकड़े जो टूट जाते हैं पेड़ से, तो वो कहाँ चले जाते हैं? द लॉग्स आर ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस। अब जाहिर सी बात है पेड़ के जो टुकड़े हैं वो इधर उधर कट गए हैं, तो हो सकता है बारिश का पानी उन्हें कहीं ले जाए, कोई इंसान उन्हें कहीं ले जाए। तो क्लियरली आपकी पोम में दिया था ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर। ड्रिवन का मतलब यहाँ होता है गाड़ी चलाना नहीं है, ड्रिवन का मतलब होता है फार अवे, यानी अपार्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है, अपार्ट एक दूसरे से। ओके, ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर या ड्रिवन अवे भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 5, हु नोज द प्रेडिकमेंट ऑफ ट्रीज? प्रेडिकमेंट ऑफ ट्रीज का यहाँ पे मतलब है दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा। किसको पता थी? पेड़ों की। विंड, पता है ना, विंड था दोस्त यहाँ पे पेड़ का। द विंड नोज द प्रेडिकमेंट ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन 6, कैन ऑल मेन सेंस द एगनीज ऑफ ट्रीज? क्या जितने भी मेन, अब यहाँ मेन से लड़कों की बात नहीं हो रही है। यूजुअली जब आपको कभी लिटरेचर में आप मेन वर्ड देखोगे ना तो इसका मतलब होता है यूजुअली दे जनरली रेफर टू ह्यूमंस, ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स। अब मैन नहीं ऐसा जितने लड़के हैं गुस्सा हो जाए कि मैम सिर्फ हम पे क्यों बात हो रही है। मैन बेसिकली वो ह्यूमंस के लिए कह रहे हैं। तो क्या सभी ह्यूमंस जो है सेंस कर पाते हैं एगनीज? एगनीज यानी सफरिंग जो होते हैं, दर्द जो होते हैं पेड़ों के? तो बिल्कुल नहीं भाई, नो, ऑल मैन कैन नॉट सेंस द एगनीज ऑफ ट्रीज, ठीक है। एगनीज बहुवचन है, एगनी एक वचन है ना, सिंगुलर है ये। ओके, न्यू वर्ड है तो इसको याद रखो, ये अच्छा वर्ड है। आपको अगर कभी भी पेन लिखना हो, सफरिंग लिखना हो, दर्द दुख लिखना हो तो उसकी जगह आप कौन सा नया वर्ड यूज कर सकते हो बेटा? एग्नी। तो ये इंग्लिश इतनी लंबी क्लासेस तक पढ़ने का यही मकसद है। 11-12 तक भी क्यों इंग्लिश पढ़ाते हैं? ताकि भाई तुम लिटरेचर में वर्ड्स नए नए सीखो। कैसे सीखोगे? पोम से सीखोगे। पोम में आज वर्ड आया एग्नी, अपन को याद रखना है हमेशा। भाई ऐसे ही हमने वर्ड सीखे थे, हमको ऐसे कोई दवाई नहीं मिली थी कि वर्ड्स पी जाओ वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही पढ़ा है हम सब ने भी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे, क्वेश्चन 7, Why does the poet call the songs not song but just sounds? पोएट ने जो सॉन्ग्स हैं उनको सॉन्ग यानी गाना नहीं कहा है, सिर्फ आवाजें कही हैं, साउंड कहा है। ऐसा क्यों? सो द आंसर इज द पोएट डज नॉट कॉल देम सॉन्ग्स बट साउंड्स बिकॉज दे आर द क्राइज ऑफ लैमेंटेशन। याद है पोम में लिखा था कि ये जो आवाज है इसको आप प्रेज भी नहीं कर सकते, सराहना भी, क्योंकि ये यार ये दुख दर्द पीड़ा वाली आवाजें हैं। क्राइज ऑफ लेमेंटेशन यानी सफरिंग की आवाजें हैं। जो पेड़ कट जाते हैं, जो आंधी तूफान की जो आवाज आती है आपस में उनकी, ये क्राइज ऑफ लेमेंटेशन है ना, सफरिंग की है आवाजें। तो इन्हें हम संगीत नहीं कह सकते भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, What will be the ultimate end of such sounds? ऐसी आवाजों का अल्टीमेट एंड यानी अंत क्या होगा फाइनली? Such sounds would be choked to death as they would be confined to script only. ये पोम की जो है लास्ट लाइंस बेसिकली है, आखिरी की लाइनें हैं अगर किसी को याद हो, कि अगर ऐसे साउंड्स को आप स्क्रिप्ट में डाल दोगे। अब बेटा स्क्रिप्ट तुमने यूजुअली सुना होगा, मूवी की स्क्रिप्ट होती है, फिल्म की स्क्रिप्ट। यहाँ पे स्क्रिप्ट से मतलब है इनका शब्दों में, वर्ड्स में। यार देखो तुमको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, कोई ऐसी चीज जो है जो शायद तुम म्यूजिक से ही एक्सप्रेस कर पाते हो, शब्दों में नहीं कर पाते, तो यही कहना चाहती हैं पोएट कि अगर इन साउंड्स को तुमने स्क्रिप्ट्स में डाल दिया ना तो बस इनका अंत आ जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे अपने आप में। सो इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि कैसे म्यूजिक ऑफ लाइफ को म्यूजिक ऑफ लाइफ ही रहने दो, डोंट पुट एवरीथिंग इनटू वर्ड्स। ओके,
सो सच साउंड्स वुड बी चोक्ड टू डेथ, है ना, इनकी मृत्यु हो जाएगी साउंड की अगर इन्हें सिर्फ हम स्क्रिप्ट तक यानी शब्दों तक बांध देंगे। स्क्रिप्ट से इनका मतलब मेनली क्या है, शब्दों तक। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? चलो बहुत बढ़िया। क्लियर होते जाते हैं आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताया करो, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी आपकी कविता पोम जब खत्म होती है उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अब लॉन्ग आंसर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि आपको पूरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। सो आई कैन टेक फॉर एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन यूजुअली आपको आ सकते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें अगेन आपको थोड़ी डिटेलिंग देनी है, सिर्फ हाँ ना करके जवाब को एंड नहीं कर देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ पाओगे अगर मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 1, द पोएट हैज गिवन अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ ट्री विच हैज बीन कट डाउन। टचिंग अकाउंट यानी बहुत ही दिल को छूती हुई उन्होंने भावनाएं बताई हैं एक ऐसे पेड़ की जिसे काट दिया जाता है। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ सैड पोएम इन मेमोरी ऑफ अ फेल्ड ट्री। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बहुत ही दुखी पोएम है, यानी एक पेड़ जो मर गया है, जो गिर गया है, उसकी दुखद कहानी है, उसकी दुखद कविता है। सो नाउ अगेन मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, तुम लोग को हमेशा मैं कहती आई हूँ, है ना, कि भाई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम मत रखो। कॉपी पेस्ट तो तुम इंटरनेट से कहीं भी कर सकते हो। लिटरेचर है, अपने आंसर्स थोड़े बहुत खुद बनाओ। यहाँ पलक मैम क्या बताती है, आइडिया देती है कि इस तरह से आंसर को रखा करो। एक दो मेरी लाइन लो, कोई बात नहीं, हेल्प लो, शुरुआत मेरी लाइनों से करो, एंड मेरी लाइनों से, लेकिन बीच में अपने थॉट्स भी तो डाल सकते हो ना, है कि नहीं। तो बस यही काम है, आपको खुद के थॉट्स बताने हैं कि क्या ये एक सैड पोएम है या नहीं। एंड हियर इज माय आंसर, यस I agree to this point that through cutting of tree, the poet presents a sad memory of a felled tree. तो पहले तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। The tree which has been cut mercilessly, mercilessly का मतलब होता है बेरहमी से। बेटा MERCY वर्ड सुना होगा, मर्सी यानी रहम खाना, हैव मर्सी ऑन मी, और इसी का वर्ड होता है मर्सीलेस यानी बेरहमी। तो मर्सीलेसली मस्ट हैव फेल्ट एगनीज, एगनीज यानी उसे भी कितनी दुख दर्द या पीड़ा हुई होगी। इट्स ब्रांचेस आर ड्रिवन अवे फार ऑफ प्लेसेस, उसकी जो अंग हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं, डालियां हैं, टहनियां हैं, वो सब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। द विस्परिंग ऑफ द लॉग्स प्रेजेंट्स इट्स सैड प्लाइट, तो जो लॉग जो है, लकड़ी के टुकड़े आपस में विस्पर कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ये सब जो है ना, क्या दिखाता है, प्रेजेंट्स इट्स सैड प्लाइट। बेटा ये प्लाइट है, फ्लाइट नहीं है। PLIGHT, प्लाइट का मतलब होता है सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ पर हिंदी में अगर कहें स्थिति, तो सैड प्लाइट उसका बताता है। सो दिस पोएम इज डिसाइडेडली अ सैड वन, तो ये पोएम जो है हमें लगता है बिल्कुल क्या है, एक सैड पोएम है। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप से आंसर कोट कर सकते हो, अपने थॉट्स भी बिल्कुल डाल सकते हो, है ना इसमें आप। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2, why has the poet indulged in reminiscences? Has anything ever compelled you to reminisce? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ज्यादातर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में होता है कि एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स पूछ लेते हैं, तो बच्चे क्या होता है, जल्दबाजी में तुम एक ही पार्ट का आंसर करते हो। बेटा ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंटेन मार्क्स, तो पहले पार्ट को आंसर करो, दूसरे को भी आंसर करना ही है। इसको तुम पैरा चेंज करके भी आंसर दे सकते हो। अब रेमिनिसेस का मतलब क्या होता है, रेमिनिस का मतलब होता है याद करना, ठीक है, किसी चीज को याद करना। तो पोएट ने जो है याद करने वाली भावनाओं में क्यों चले गए। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको कभी याद करने पे मजबूर हुए हो, किसी यादों में डूब गए हो। सो देखो पहले का आंसर मैंने पहले पैराग्राफ में दिया है, ये चीज बहुत ही अच्छी टिप है, इसको आप ले सकते हो, है ना, चेंज करके पैरा लिख सकते हो आंसर। चलिए रीड करें आंसर। The felled tree has touched the sensitivity of the poet, so she goes on thinking. She has become emotional and has indulged herself in the sad tree. Yes, sometimes when I see some kids playing near my house, I do reminisce remembering the good old days when I was a child. ये एक्चुअली पर्सनली मैंने खुद ही आंसर लिखा है कि हाँ भाई, कभी कभी सही की बात, मतलब सच्ची बात है ये, जब मैं अपने घर के आसपास बच्चों को खेलता हुआ देखती हूँ ना, तो आई रेमिनिस यानी मुझे बहुत जोर से ना पुरानी यादें याद आ जाती हैं, गुड ओल्ड डेज याद आते हैं जब मैं बच्ची थी। तो हम लोग कैसे, आप पूरा टाइम आवाज़ें आती थी कि भाई बाहर निकलो खेलने आना है, ये आना है, मस्त जो है उस टाइम को हम याद करते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ें, खैर तुम लोग तो अभी खेलते होगे, है ना, इतने बड़े नहीं हुए हो, खेलने जाया करो यार, मस्त, है ना, तो दूसरी यादें कुछ लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। रेमिनिस का मतलब अपन बिल्कुल समझ गए हैं, क्या होता है, याद करना होता है। ठीक, चलो दूसरे वाले का तो आंसर खुद से लिख लेना यार, अपने थॉट्स तो बता सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3,
What does the wind know and what the wind blowing a din suggest? तो ये लाइनें जो हैं आपको पोम से ली गई है. The wind know, भाई विंड को क्या पता है, ऐसा कौन सा राज है जो विंड को पता है. And what the wind blowing a din, तो दिन का बेसिकली मतलब होता है नॉइस निकालना, है ना, लाउड नॉइस निकालना, बहुत लंबी देर तक आवाज आना. कभी आंधी वांधी आती है ना तो बहुत देर तक विंड की आवाज आती रहती है, जूम जूम करके. वो मैं निकाल नहीं सकती, मैं विंड नहीं हूँ, पर आई थिंक समझ गए होगे. ठीक है, तो इन लाइन का मीनिंग्स आपको समझाना है, सजेस्ट क्या करती है ये बात. सो द विंड हैज बीन अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन ऑफ द ट्री. लाइफ लॉन्ग कंपेनियन यानी तुम खुद से इमेजिन करो, पेड़ का साथी कौन हो सकता है यार, वही हवा जो मतलब इसके आर पार चलती रहती है, वही उसका साथी है. सो द विंड हैज बीन अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन ऑफ द ट्री एंड इट नोज हाउ द ट्री सफर्ड व्हेन इट वाज टॉस्ड. तो भाई एक बात बताऊं, तुमको पता है तुम्हारी लाइफ में सफरिंग या तुम्हारी छोटी से छोटी चीज तुम्हारे किसी एक बेस्ट फ्रेंड को पता होती है, तो वैसे यहाँ पे जो है ट्री का बेस्ट फ्रेंड कौन रहा है, विंड. विंड को पता है कि कैसे ट्री को सफरिंग हुई है, पीड़ा हुई है व्हेन इट वाज टॉस्ड, जब उसको गिरा दिया गया था. द विंड इज ब्लोइंग एंड मेकिंग डिन साउंड. तभी जो है विंड ब्लो कर रही है और कैसा साउंड निकाल रही है, डिन साउंड. डिन बेसिकली होता है प्रोलॉन्ग्ड लाउड नॉइस, है ना, हवा आंधी तूफान जैसी आवाज आती है ना सफरिंग की वजह से. which suggests that the wind is crying over the pain of the tree. जो कि क्या सजेस्ट करता है कि जो पेड़ है जो विंड है वो रो रही है किसके लिए, पेड़ की पीड़ा के लिए. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अब तुमको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ना एक अलंकार यूज किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, विंड इज क्राइंग. अब तुम्हें पता है बेटा क्राइंग किसका काम है, इंसानों का काम है, इंसानी हरकत है ये. पेड़ कैसे या विंड कैसे रो सकती है. तो बेसिकली ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ये आपको और कहीं नहीं पता चलेगा भाई, पलक मैम आपको बताएंगी कि कहाँ कहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं. तो पर्सोनिफिकेशन यानी क्या होता है, कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग, ध्यान से सुनना, कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग, ऐसी चीज जो इंसान नहीं है लेकिन इंसानी क्वालिटीज दिखाने के लिए बताती है, पोम में जैसे यूज किया गया है. विंड इज क्राइंग, अरे भाई विंड थोड़ी ना रोती है, लेकिन ऐसा बताया है, तो ये एक टाइप का पर्सोनिफिकेशन है. क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. Many a man is blunt, so blunt, he doesn't even sense the agony is caught. Even in simple words, explain the lines. तो मैंने कहा भाई पोम अच्छे से पढ़ना, फिर से जाके इस लेक्चर को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक है, क्योंकि लाइन टू लाइन तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो इन लाइन्स को एक्सप्लेन करते हैं. The given lines are very suggestive. The poet says that majority of men have got their sensitivity blunted. यानी जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, men का मतलब है ह्यूमन से, उनकी सेंसिटिविटी जो उनकी फीलिंग्स है मतलब दूसरों के प्रति ब्लंटेड यानी खत्म सी हो गई है, ऐसा लग रहा है ना. हमको लगता है हमारी लाइफ में दुख है तो हम दूसरों का दुख समझ ही नहीं पा रहे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ हो. So much so that they fail to perceive the agonies behind the simple words. मतलब इतनी वो जो है ना ऐसे हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि सिंपल वर्ड्स अगर तुम उनको शब्दों में भी जाके बताओ ना कि ये परेशानी है तो वो तो भी नहीं समझ पा रहे. In fact, the poem conveys that it is because of their blunted sensitivity that humans are unable to feel the sad emotions of the tree. तभी पोम में यहाँ कहती हैं पोएट कि इंसान जो है अपने दुख दर्द पीड़ा जो है बोलते हुए यानी सिंपल शब्दों में भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं, तो ये पेड़ के साउंड को क्या ही समझ पाएंगे. ये साउंड से जो दर्द निकल रहा है उसको समझना तो बहुत ही दूर की बात है ना. आई होप इट इज क्लियर. चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन 5, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाता है कि पोम का टाइटल जस्टिफाई मतलब कि पोएट ने जो टाइटल दिया है क्या वो कहानी आपकी कविता से सही बैठता है, उसको आपको बताना है. सो कटिंग ऑफ ट्री कंपेल द हाफ्स टू क्राई. कंपेल यानी मजबूर कर देते हैं उन दो टुकड़ों को रोने के लिए. द विंड इज ऑल्सो क्राइंग ओवर द लॉस ऑफ द ट्री. द पोएट ऑल्सो लेमेंट्स, लेमेंट्स यानी दुख जताता है, सच लॉस एंड पेन. But all these make express their feelings in the form of sound only. Hence the title sound is very subtly and aptly conveys the feeling of the poem. है ना, यानी बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से जो है टाइटल पोम का जस्टिफाई होता है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आप चाहो अगर 5 मार्क्स से और ज़्यादा वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं लगता 5 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन आते हैं, बट अगर कहीं आते हो तो आप जो है थोड़ा और इसको इंक्रीज करके आप बातें बता सकते हो कि भाई कैसे जो है बारिश में वो भीग गए, विंड से वो गिर गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, चलो क्वेश्चन 6.
The poem suggests that the writer of this poem is an environmentalist. ये मैंने कब बताया था, ये जब मैं पोम का एक्सप्लेनेशन शुरू किया था तब मैंने कहा था ये बात, किसको याद हो तो बताना है ना. She is deeply concerned with protecting and preserving the natural environment. Do you agree with that? Write your opinion. तो पोम से देख के हमें क्लियरली लग रहा है कि उन्होंने ट्रीज पे फोकस किया है. तो कहीं ना कहीं पोइटस खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकती हैं जो आसपास अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों का केयर करती हूँ, है ना, और उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए सबको कहती हूँ. तो क्या आप इसे अग्री करते हैं? अपना ओपिनियन लिखे. योर में योर का नाम पलक मैम नहीं है, योर मतलब तुम खुद हो, है ना, तो खुद से अपना ओपिनियन बताना है एक्चुअल में. ठीक है, हियर इज माई आंसर. The way of thinking shows that the writer of the poem is an environmentalist and that she is deeply concerned with protecting and preserving the natural environment. She does not want that even a tree should be cut. Tree should be cut लिख सकते हैं, tree should be cut mercilessly. I agree that she has tried to make us aware of the importance of trees and plant life. ठीक है? Question 7. A lot of people are insensitive to the agonies of trees. Comment. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पेड़ों की दुख दर्द पीड़ा समझ नहीं आती है, इनसेंसिटिव है. कमेंट करो. So the answer is the poet describes the cutting of the tree as if it were duty of insensitive people. The tree is the symbol of nature. बिल्कुल सही बात है भाई. And the environment, and the poem can be read as a parable on what man has been doing to nature. Man is entitled to exploit the resources of nature to make a living, है ना. exploit यानी बिल्कुल ही खत्म कर देना, काम तमाम कर देना. ठीक है, but there is no justification for exploiting a tree to satisfy his greed. देखो मैंने वही कहा, पेड़ काटना नॉर्मल चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन ग्रीड के लिए, लालच के लिए कि भाई तुमको बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, ये करना है, तो मर्सीलेसली पेड़ को काटते रहो. ये कोई भी, यू डोंट हैव द राइट टू डू दैट. देखो ये एक नियम होता है कुदरत का भाई, जिस चीज़ को तुम बना नहीं सकते उसको तुमको हटाने का कोई हक नहीं है. अब कुछ बोलेंगे कि मैम हम तो बीज बो सकते हैं, भाई तो बीज भी कहाँ से आया. सो ये सब नेचर ने चीज़ें बनाई हैं, है ना. सो यू डोंट हैव द राइट टू स्पॉइल देम, या तुम उनको दुखी नहीं कर सकते, है नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. तो वो घूम फिर के सब हमारे पास ही आएगा. टेकना. इन दिस सेंस मैन डज नॉट फील द एगनीज ऑफ अ ट्री. तो इसलिए इस सेंस में जो है इंसान को पेड़ की दुख दर्द पीड़ा समझ नहीं आती है. चलो, क्वेश्चन 8. What is the theme of the poem? Could you suggest another title? थीम क्या है पोम का? दूसरा टाइटल बता सकते हो तो खुद से बता देना टाइटल. ठीक है. अच्छा एक चीज़ और, आ गया आंसर ही आ गया. रुक जाओ, तुमको मैं दूंगी एक होमवर्क, छोटू सा होमवर्क करा करो भाई, है ना. होमवर्क क्या है तुम्हारा? ये जो दूसरा प्रश्न है, ये जो दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर तुम मुझे बताओगे कहाँ? कॉमेंट सेक्शन में. नीचे कॉमेंट्स करके सेक्शन है, बिना किसी का इंतजार किए फटाफट से HW लिखना बेटा, है ना, और आंसर बता दो. क्या आंसर बताओगे इस पोम के लिए, इस कविता के लिए? क्या तुम्हें कोई दूसरा टाइटल बता सकते हो साउंड के अलावा, और वो भी अलावा जो मैंने लिखा है. मेरा टाइटल कॉपी मत करना, ठीक है. जल्दी से बताना, जो मैं देखती हूँ किसमें कितनी क्रिएटिविटी है. ठीक है, वहीं कॉमेंट सेक्शन में मैं आके चेक करूंगी. The theme of the poem sound is the degradation nature that has suffered at the hands of modern men who are blunt and insensitive to the agonies of trees. Another title जो मैंने दिया है वो है agony of trees. ये मेरी क्रिएटिविटी थी. अब तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में. कैसे बताना है? बस होमवर्क करके बता देना टाइटल ऑफ द पोम. दोनों में से कोई टाइटल मत रखना, ना साउंड ना एग्नी ऑफ ट्रीज. इसके अलावा अगर तुम्हें कोई लगता है टाइटल जो सूट करे पोम को, यू कैन श्योरली टेल इट. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. आते हैं क्वेश्चन 9 पे. डू ट्रीज हैव सोल्स? गिव योर ओपिनियन. इसमें आपको ओपिनियन देना है. क्या ट्रीज में, पेड़ों में जो है सोल होती है, उनकी अंतरात्मा होती है, यानी वो जीव तो होते हैं, उनके अंदर भी, जैसे हम बोलते हैं ना इंसानों में, जानवरों में एक अंतरात्मा होती है, तो क्या पेड़ों में होती है? आपको अपना ओपिनियन देना है. द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस. अब यहाँ जो आंसर है ना, मैंने थोड़ा फैक्ट पे दिया है, फैक्चुअल बेस्ड दिया है भाई. हम देखो साइंस की तरफ से तो हम क्या फैक्ट पे मानते हैं, तो ये फैक्चुअल आंसर है भाई. द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस हैज ऑलरेडी प्रूव दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, है ना. उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि प्लांट जो है लिविंग थिंग्स में आते हैं. दे ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ. देयर ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस ऑल द स्टार्च एंड एंजॉय द प्लेजर्स एंड सफर and the furies of nature like the human beings. Hence we can say that trees are alive and then they have souls. भाई क्योंकि इनमें भी थोड़े बहुत सेंसेस यानी इंद्रियां डेवलप्ड होती है. तो जैसे चलो भाई इंसान 5 सेंसेस है, तो हम ये मानते हैं हमें उनसे ज़्यादा दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता है. कुछ परसेंटेज तक उनमें भी कुछ सेंसेस हैं तो उन्हें पेन होता है. जैसे तुम आगे बढ़ो, पेड़ों से आगे बढ़ो, छोटे छोटे कीड़े ले लो,
है ना, तो उनमें मान लो 2 सेंसेस डेवलप्ड है, 2 इंद्रिय है वो, तो उनमें थोड़ा और दर्द होता होगा, 3 सेंसेस 4। हमारे जैसे ले लो, है ना, जो जैसे आप मान लो फिशेस हो गए, या फिर जैसे हम क्या मान सकते हैं मुर्गी वगैरह हो गए, तो इनमें पूरे 5 सेंसेस है। तो भाई जैसे तुमको मैं चाकू से काटूंगी तुमको दर्द होगा, तो वैसे इन सबको भी दर्द होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने जो है फैक्ट बेसिस पे कही है कि सो एंड सो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि प्लांट्स लिविंग बींग्स हैं, तो उन्हें भी ये सब चीज़ें फील होती है, हेंस वी कैन से दैट दे आर अलाइव एंड हैव सोल्स। तो इस आंसर में आपको बहुत ज़्यादा अगर दिमाग नहीं लग पाए तो आप बिल्कुल इस आंसर को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला फैक्ट बेस्ड है, सो मैं बिल्कुल कहूँगी यू कैन राइट इट द सेम वे। ओके, आगे आए, चलो कितने क्वेश्चन है भाई देखें इसमें। चलो फाइनली भाई क्वेश्चन आंसर जो है हमारे खत्म होते हैं। आगे का पार्ट जो है आपकी बुक में ही दिया था कॉम्पोजिशन करके। कॉम्पोजिशन क्या होता है, राइटिंग स्किल्स होते हैं, ठीक है, जो तुम करते हो लेटर राइटिंग, पैरा राइटिंग, नोटिस राइटिंग, वो अलग से तो कराएंगे हम, लेकिन बुक का जो कॉम्पोजिशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग। पैराग्राफ राइटिंग तो भाई सबको आनी चाहिए, है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आनी चाहिए, और तुमको तो बिल्कुल ही अच्छे से आनी चाहिए। इन अबाउट 100 वर्ड से मतलब ये नहीं है, कुछ बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं जो कि करते क्या है, एक एक शब्द को काउंट करेंगे पैराग्राफ के कि 100 हुए कि नहीं, 100 हुए कि नहीं। अरे भाई 100 वर्ड्स का मतलब है 100 to 120, आगे पीछे करके तुम अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ भाई 200 मत कर देना इसको, बस इतने ज़्यादा नहीं। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया का अनुमान लग जाएगा कि 100 शब्द जो है तुम्हारे कितनी, मान लो 10 लाइन में खत्म होते हैं ना, 15 लाइन में, ठीक है। चलो क्या है पहला, यूटिलिटी ऑफ ट्री फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। पेड़ों का क्या यूज होता है बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। सो हेयर्स द आंसर, फ्लोरा एंड फौना आर अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। भाई फ्लोरा एंड फौना मुझे लगता है सबको पता होगा। फ्लोरा अपन फ्लावर्स को कहते हैं, साइंस पढ़ते हो कि नहीं, एंड फौना हम बेसिकली एनिमल्स को कहते हैं, ठीक। सो फ्लोरा एंड फौना आर अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी साइंस का एक पार्ट होता है जिसमें हम इन्वायरमेंट और उनके लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो बर्ड्स एंड एनिमल्स आर द नेचर्स ब्यूटी एंड सर्विस ओनली इन नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ जंगल। बर्ड्स टेक शेल्टर ऑन ट्रीज बाय मेकिंग देयर नेस्ट। तो हमें सिंपली बताना है कि बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज पे कैसे डिपेंडेंट है। तो बर्ड्स शेल्टर लेती है, अपने घोंसले बनाती हैं। सिमिलरली एनिमल्स फाइंड देमसेल्व्स सिक्योर्ड इनसाइड डेंस फॉरेस्ट। और जानवरों को भी जो है फॉरेस्ट में जो है जंगलों में अपने आप को सेफ पाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उनका। Again, the availability of water is ensured inside woods, and this helps in survival of animals and birds. Hence, it is very much essential to preserve forests and plants and plant more and more trees around. ठीक है, तो you can write the same thing, या फिर आप अपने जो है पॉइंट्स उसमें जरूर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड टॉपिक आपको दिया है प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, यानी हमारे पर्यावरण को बचाने वाला पैराग्राफ। So due to cutting of trees aimlessly, we are bringing imbalance in the environment. imbalance यानी देखो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, लेकिन किसी चीज़ को तुम बहुत ही खराब कर दोगे तो imbalance होने लगता है ना, ऊपर नीचे होने लगती है। और इसका इफेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं पेड़ों पे पड़ रहा है भैया, उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ता है कि नहीं। So the nature's ecology has been disturbed. The summer days are becoming hotter day by day. तो ये जो तुम कहते हो ना भाई गर्मी कितनी हो रही है आजकल, तो ये सब हमारे ही कुछ पहले जन्मों की या पहले सालों की करतूतें हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। विच मीन्स कि भाई तुम पेड़ कट करोगे तो जो नॉर्मल साइकिल्स हैं वो बिगड़ती जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और दिन जो है गर्म होते जाएंगे, है कि नहीं। द विंटर्स आर कोल्डर एंड एट द प्लेसेस द रेनी सीजन गोज ड्राई, है ना। सूखा पड़ जाता है तो हम सरकार को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं ना, खुद की तो गलतियां इंसान को कभी दिख जाए वो तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी चीज़ें जो टर्न बैक आती हैं। सो वही पॉइंट्स हैं यहाँ पे। The rainy season goes dry or there would be heavy rains which causes floods. यहाँ तो सूखा पड़ जाएगा या तो बाढ़ आ जाएगी। And life and property of thousands and thousands people are badly affected. Survival becomes difficult. This is happening all due to the environmental changes around it. तो भाई देखो सब पैराग्राफ लिखने की अलग अलग स्टाइल है। अब अपन ने यहाँ कैसे शुरू किया, लॉसेस बता के कि environmental changes आ रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज द रेमेडी, तो इसमें हम रेमेडी की बात करेंगे। द ओनली रेमेडी इज टू एस्टैब्लिश प्रॉपर बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी इंसान और नेचर के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस एस्टैब्लिश करने के बाद ही जो है वी कैन एक्चुअली प्रिजर्व द नेचर एज वेल एंड हमारी जो लाइफस्टाइल है। बोथ आर क्रिएशंस ऑफ गॉड, भाई दोनों गॉड की क्रिएशंस हैं। एंड व्हाई शुड मैन डिस्ट्रॉयज द नेचर एग्जिस्टेंस फॉर सेल्फ मटेरियल बेनिफिट। ठीक है, हम इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमको सोचने की एबिलिटी दी है, सब करने की एबिलिटी दी है,
तो हम उसको उल्टी वे में ले जाए। भाई तुमको सोचने की एबिलिटी लिए, तुम स्पिरिचुअलिटी में जाओ, अच्छी चीज़ें सोचो कि दुनिया कहाँ से बनी, क्या हुआ, बिगाड़ने पे मत जाओ, ठीक। सो लेट अस बी केयरफुल सो दैट आवर ओन सर्वाइवल इज नॉट पुट टू एक्सटेंशन। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि भाई हम इतने केयरफुल तो हो जाएं कि हमारे खुद का सर्वाइवल वो भी एक्सटेंशन ना आ जाए, क्योंकि हम अगर खुद ही डिस्ट्रॉय करेंगे एनवायरनमेंट तो एक दिन एनवायरनमेंट हमें डिस्ट्रॉय करेगा। बिकॉज हमने पढ़ा है साइंस का लॉ, फिजिक्स का, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो बहुत बढ़िया हो गया आज ज्ञान की बात, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोम साउंड। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो, मजेदार लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, ताकि पलक मैम को भी जो है ना मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक एंड अपने जितने भी क्लास 9 के फ्रेंड्स हैं बिहार बोर्ड के, उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है कि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। एंड ये जितने कोर्सेज बेटा आपको दिख रहे हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। सो आपको कोई भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स चाहिए हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली को सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर होगे, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पोएम के जो है ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो भी। सो सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय।